तो आज हम देखेंगे डाइस के बारे में। न्यू चैप्टर है आपका, ठीक है। इससे पहले सोप और डिटर्जेंट और ऑयल फैट वगैरह तुमने पढ़ा, उसमें आयोडीन वैल्यूज, सपोनिफिकेशन वैल्यूज और व्हाट इज़ सपोनिफिकेशन, कई बार किसमें डिटर्जेंट और ऑयल में क्या डिफरेंस है, ठीक। वाई डिटर्जेंट इज सुपीरियर देन ऑयल। तो कभी कभी शॉर्ट नोट आता है, कभी इस तरीके का आता है, तो वो पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ सो टुडे आई एम डिस्कसिंग डाइज। तो डाई से तुम अवेयर ही होंगे, क्या होता है आपका डाई कलर्ड होता है, ये मालूम ही होगा। सॉल्यूशन फेज में हम इसको अप्लाई करते हैं, जैसे तुमने डाई करते हुए हो सकता है कईयों ने देखा हो। तो सॉल्यूशन में हम डिप करते हैं, तो क्या करते हैं, जर्नली जो नॉर्मली यूज्ड होता है किस फॉर्म में होता है आपका, सॉल्यूशन में होता है। और कैसा होता है आपका, ऐसी होनी चाहिए डाई जो क्या कर सके, फैब्रिक से बाइंड हो सके, मतलब उससे अटैचमेंट हो सके, उसकी कैपेबल होना चाहिए किसके लिए, फिक्स्ड होना चाहिए आपका फैब्रिक के साथ। तो दैट इज़ डाई। डाई कैसे होते हैं आपके, कलर डार्क कलर के होते हैं, तो फास्ट इन कलर होते हैं, ठीक। और सेकंड क्या होना चाहिए आपके, केमिकली स्टेबल। कैसे केमिकली स्टेबल, इट मीन्स यदि हम इसको वॉश करें, सोप और वाटर अप्लाई करें, तो वो ऐसा नहीं कि रिमूव हो जाए, निकल जाए डाई, वो अच्छी डाई नहीं होगी। या सेकंड क्या होना चाहिए आपका, जैसे हमने कपड़ों में ये धूप में डाला तो सनलाइट में फेड ना होना, और प्लस क्या, वाटर और सोप में क्या होना चाहिए, केमिकली स्टेबल होना चाहिए। तो दैट इज़ नोन एज डाई, ठीक है। अब जो डाइज हैं उसकी दो थ्योरीज आपको पता होनी चाहिए। जो पहली जो थ्योरी है दैट इज़ थ्योरी ऑफ क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम थ्योरी। शायद तुम क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम से पहले भी अवेयर होंगे, जब क्या पढ़ते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर को भी हम बात करते हैं व्हाट आर क्रोमोफोर्स एंड व्हाट आर ऑक्सोक्रोम्स, ठीक। तो सबसे पहले जो ये थ्योरी दी गई है वो काफ़ी पहले 1876 में ओटो और विट ने दी है। और पहले इनके नाम पे इसको बोला जाता था ओटो विट थ्योरी, और लेटर ऑन दिस इज नोन एज क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम थ्योरी, ठीक है। ओटो एंड विट ने दी है। अब क्या क्या है देखो, क्रोमोफोर्स क्या होते हैं आपके, क्रोमोफोर जो वर्ड है दैट इज़ अ ग्रीक वर्ड, किससे मिलकर बना है, क्रोमा। क्रोमा मीन्स होता है कलर, और दूसरा है फोरिन, मतलब होता है आपका टू बियर, मतलब उनके अपना कलर, ऐसी मोइटी जिन जो क्या होंगे, जो कलर प्रोड्यूस करेंगी, दैट इज नोन एज क्रोमोफोर, ठीक। क्रोमोफोर के लिए क्या होना चाहिए आपका, जो मोइटी है आपकी उसमें क्या होना चाहिए, कार्बन, मतलब कहीं ना कहीं मल्टीपल बॉन्ड ग्रुप जरूर प्रेजेंट होता है। क्रोमोफोर की पहचान होती है कि उनमें क्या होता है आपका मल्टीपल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो अ कलर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मल्टीपल ग्रुप्स कॉल्ड क्रोमोफोर। फॉर एग्जाम्पल दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्रोमोफोर। नाइट्रो ग्रुप है, पहले कभी ऑब्जेक्टिव आता था तो उसमें कभी दे दिया जाता था कि इनमें से कौन सा क्रोमोफोर है ऑक्सोक्रोम में। तो दिस इज क्रोमोफोर एन सिंगल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ प्लस माइनस, नाइट्रो, नाइट्रोसो, एजो, और ये क्या है आपका क्विनॉइड रिंग है। और कौन सी क्विनॉइड है आपकी, पैरा, दिख रहा है ना, जो डबल बॉन्ड है वो कौन सी पोजीशन में आपके, पैरा पोजीशन में। तो दीज आर पैरा क्विनॉइड रिंग, ठीक। तो क्रोमोफोर क्या होता है, कुछ मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग कुछ ऐसी मॉइटी होती है जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपका कंपाउंड है उसमें क्या होता है, आपका कलर होता है, ठीक। लेकिन ये पता होना चाहिए कि क्रोमोफोर ही कंपाउंड में प्रेजेंट होने से कंपाउंड कलर्ड नहीं होता। जो थ्योरी कहती है वो कहती है कि यदि आइसोलेटेड है आपका क्रोमोफोर तो वो जरूरी नहीं कि कलर प्रोड्यूस करे। कलर प्रोड्यूस करने के लिए क्या होना चाहिए, क्रोमोफोर को किसी मल्टीपल जो होते हैं आपके बॉन्डेड सिस्टम है उससे जुड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एरोमेटिक सिस्टम है, बेंजीन है, दिख रहा है ना आपको, 3 क्या होते हैं इसमें आपके डबल बॉन्ड, तो इनसे क्या होना चाहिए आपका अटैच होना चाहिए किसको, क्रोमोफोर को, तब वो क्या होता है कलर्ड दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल देखो CH3NO2 जानते हो, नाइट्रोमीथेन, CH3NO2 नाइट्रोमीथेन, ये कैसा होता है, इसमें क्रोमोफोर तो प्रेजेंट है, NO2 प्रेजेंट है, बट दिस इज कलरलेस, ठीक। लेकिन यदि यही नाइट्रो ग्रुप किससे दिख रहा है आपका, नेप्थलीन से दिख रहा है, मल्टीपल बॉन्डेड किसी सिस्टम से अटैच है, तो दिस इज येलो इन कलर, दिस इज 2-नाइट्रोनेफ्थॉल, क्या है आपका 2-नाइट्रोनेफ्थलीन, सॉरी नेफ्थॉल नहीं नेफ्थलीन। तो दिस इज क्या होता है कलर। तो क्रोमोफोर के बारे में समझ में आया। तो क्रोमोफोर क्या होता है, कुछ ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मल्टीपल वो बॉन्ड होना ज़रूरी है, ठीक। तो जिसकी वजह से क्या होता है कंपाउंड में कलर होता है, दैट इज नोन एज क्रोमोफोर। फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ क्रोमोफोर आर दिस वन। और बट क्या है, लेकिन आपका जो क्रोमोफोर है वो क्या होता है, आइसोलेटेड होता है या सिंगल होता है, तो वो कलर प्रोड्यूस नहीं करता। कलर के लिए क्या होना चाहिए, उसको किसी कंजुगेटेड सिस्टम से अटैच होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सबसे अच्छे कंजुगेटिव सिस्टम हम ले लेते हैं, एरोमेटिक सिस्टम्स ले लेते हैं, तो उनसे अटैच होता है तो कलर उसमें प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल दीज 2 एग्जाम्पल्स, ठीक है।
अब है आपका ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, जो खुद तो कलर प्रोड्यूस नहीं कर पाते, मतलब मल्टीपल बॉन्डेड नहीं होंगे, यदि वो प्रेजेंट है तो उनकी वजह से खुद तो कलर नहीं होगा, लेकिन दैट डिपेंड द कलर ऑफ कंपाउंड। ठीक, तो उनकी प्रेजेंस से क्या होगा, आपका कलर क्या होगा, डीप हो जाएगा। तो वो क्या कहलाते हैं आपके क्रोमोफोर, जो इंटेंसिफाई कर देते हैं किसको, कलर को, दैट इज नोन एज ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम्स क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एसिडिक और बेसिक। जब मालूम है आपका OH है, SO3H है, COH है, तो ये एसिडिक ग्रुप है, तो ये कैसे क्रोमोफोर्स ऑक्सोक्रोम्स कहलाएंगे आपके, एसिडिक ऑक्सोक्रोम। और ये एमीन है, तो ये कैसे हैं आपके, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बेस की तरह काम करते हैं, तो ये एमीन है, ये एल्किल एमीन है, ये डाई एल्किल एमीन है, ये कैसे होते हैं आपके बेसिक क्रोमोफोर्स होते हैं। ठीक है, ऑक्सोक्रोम, तो जो ऑक्सोक्रोम होते हैं दो तरीके के होते हैं, एसिडिक एंड बेसिक। किस पे डिपेंड करते हैं आपका, उनका नेचर कैसा है, एसिडिक ग्रुप होंगे तो एसिडिक ऑक्सोक्रोम्स होंगे, और बेसिक नेचर होगा तो कैसे ऑक्सोक्रोम्स होंगे आपके, बेसिक ऑक्सोक्रोम होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है आपका, क्या है आपका, डाइफेनिल एजो कंपाउंड है। ठीक है, कैसा आपका, दो फेनिल है और एक ऐसा कंपाउंड है आपका एजो ग्रुप है। तो ये कंपाउंड है, किस कलर का होता है, देखो रेड कलर का। इसमें क्या है आपका, जो क्या है आपका क्रोमोफोर है, वो तो ये है, कौन सा है क्रोमोफोर, N डबल बॉन्ड N, दिस इज क्रोमोफोर। ठीक, अब इसी का दूसरा कंपाउंड है, देखो इसमें और इसमें क्या है आपका, ये पैरा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है। ठीक है, डाइफेनिल एजो कंपाउंड का ये क्या है आपका, पैरा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या है आपका, ऑक्सोक्रोम, और इसमें ऑक्सोक्रोम एब्सेंट है। ठीक, इसमें सिर्फ क्रोमोफोर है, लेकिन इसमें क्रोमोफोर के साथ साथ क्या भी दिखाई दे रहा है आपका, ऑक्सोक्रोम भी दिख रहा है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सोक्रोम, जो कलर होता है इस कंपाउंड का, वो कैसा हो जाता है, ये नॉर्मल रेड है, ये कैसा होता है और डीप हो जाता है, ब्राइट रेड कलर का हो जाता है। ठीक, तो ये थे आपके क्या, ऑक्सोक्रोम। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें है देखो कुछ और एग्जांपल है, जैसे ये देखो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन जानते ही हो क्या होता है आपका नाइट्रोबेंजीन, जब बेंजीन रिंग में NO2 ग्रुप है तो ये नाइट्रोबेंजीन कैसे कलर का होता है आपका, पेल येलो, हल्का येलो कलर का होता है। लेकिन जब इसमें क्या हो जाता है आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप, मतलब ऑक्सोक्रोम, तो इसमें क्रोमोफोर कौन है आपका, NO2 ग्रुप क्या है आपका, क्रोमोफोर है। ठीक है, लेकिन जब इसमें कौन सा ग्रुप जुड़ जाता है आपका, हाइड्रोक्सी ऑक्सोक्रोम आ जाता है, तो ये पेल येलो से कैसा हो जाता है, डीप येलो। तो डार्क कलर कैसा हो गया उसका, डीप हो गया। तो ये क्या कहलाते हैं आपके ऑक्सोक्रोम्स कहलाते हैं, जो क्या करते हैं, कलर को क्या कर देते हैं, डीपन कर देते हैं। ठीक, उनको क्या कहते हैं आपका, ऑक्सोक्रोम्स कहते हैं। ठीक, अब क्यों ऑक्सोक्रोम्स कलर को डीप करते हैं, इसका क्या कारण है, जब क्या होता है आपका कंपाउंड में ऑक्सोक्रोम अटैच हो जाता है, तो उसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाते हैं आपके, बढ़ जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जितने ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, अब अभी हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी पढ़ेंगे तो इसमें जो एक्सप्लेन किया है इन्होंने ऑटो और विट्ने, उनका ये कहना है कि जितने ज़्यादा क्या होंगे, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, उतना ज़्यादा उसका कलर डीप होगा। ठीक है, अब जो ऑक्सोक्रोम है, एक तो क्या करते हैं, हमने पहले पढ़ लिया कि खुद का तो कलर होता नहीं है, बट क्या करते हैं, कलर को डीप करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, देखो ऑक्सोक्रोम का क्या काम होता है, हमने अभी पढ़ा है यहाँ पर को कि जो ऑक्सोक्रोम है, OH है, SO3H है, COH है, ये एमीन्स है, तो ये क्या करते हैं आपका, ना सिर्फ कलर को डीप करते हैं, बट क्या करते हैं, फैब्रिक से अटैच होने, मतलब फिक्स होने का भी काम करते हैं। ठीक है, यहीं से अटैचमेंट कहाँ होता है आपका, फैब्रिक में क्या होता है आपका, अटैचमेंट होता है। तो ये सिर्फ डीप नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं आपके, उनका जो डाई है वो कहाँ, फैब्रिक से अटैचमेंट करती है, थ्रू किसके, ऑक्सोक्रोम के थ्रू। सेकेंड वन इज मॉडर्न थ्योरी ऑफ कलर, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है, जब हम एनर्जी लेवल की बात करते हैं, जो कंपाउंड है वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड भी है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो मॉडर्न थ्योरी कहती है वो ये कहती है कि जब हम क्या करते हैं, किसी सब्सटेंस पे क्या करते हैं, लाइट डालते हैं, तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नॉर्मल जो ग्राउंड स्टेट है वो कहाँ चला जाता है, हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। यहाँ से कहाँ जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है। ठीक, और जब वहाँ से क्या होता है, नीचे वापस आता है, तो क्या करता है, लाइट इमिट करता है। ठीक है, तो क्या होता है आपका, जिसकी वजह से क्या होता है आपका जो सब कंपाउंड है उसमें क्या होता है, कलर होता है। ठीक, फॉर एग्जांपल आपको ये भी पता है कि जो एनर्जी लेवल होती है उसमें क्या होती है, जो सिग्मा होता है उसकी सबसे एनर्जी कम होती है, सबसे डाउन आपको सिग्मा दिख रहा है। उसके बाद जो एनर्जी होती है किसकी होती है, पाई की होती है। वैसे नॉन बॉन्डिंग का भी पता होना चाहिए, तो ऐसा आपका सीक्वेंस होता है, आपने पहले पढ़ा भी होगा, सिग्मा होता है, फिर पाई होता है, फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर क्या होता है आपका पाई स्टार होता है, फिर क्या होता है आपका सिग्मा स्टार होता है। इस तरीके से क्या होता है, एनर्जी ऊपर की ओर इंक्रीज हो रही है, मतलब सबसे लोएस्ट होती है सिग्मा की,
और ऐसे ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। यदि हम क्या बात करें आपका डीलोकलाइज्ड पाई ऑर्बिटल्स की बात करें तो हम यहाँ पर 3 टर्म ले रहे हैं, एक सिग्मा ले रहे हैं, एक पाई ले रहे हैं और डीलोकलाइज्ड का ले रहे हैं आपके पाई सिस्टम ले रहे हैं। डीलोकलाइज्ड पाई मतलब क्या हुआ, जबकि कंजुगेशन होगा तो क्या होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा ना, तो दैट इज नोन एज डीलोकलाइज्ड पाई सिस्टम। ठीक, तो सिग्मा की लोएस्ट एनर्जी दिख रही है ना, ये ऊपर की ओर एनर्जी प्रोफाइल है, एनर्जी ऊपर की ओर बढ़ रही है, तो सिग्मा लोएस्ट में, फिर पाई, फिर डीलोकलाइज्ड पाई सिस्टम होगा। ठीक, अब एनर्जी कितनी लेगा, जैसे सपोज ये आपका हायर एनर्जी लेवल है, आपके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, उसने यहाँ पर को जाना है। ठीक है, तो क्या होगा आपका, अब सिग्मा के इलेक्ट्रॉन यदि सिग्मा में होंगे इलेक्ट्रॉन तो उसके लिए क्या होगा, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपका, यहाँ से यहाँ जाने के लिए काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो वो डिपेंड करेगा कितनी एनर्जी चाहिए होगी, वो कैसे उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, सिग्मा होंगे तो एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा लग रहा है, पाई होंगे तो एनर्जी गैप थोड़ा कम लग रहा है, डीलोकलाइज्ड पाई सिस्टम होगा तो एनर्जी गैप और कम लग रहा है। ठीक है, तो जो दी गई एनर्जी क्या एब्जॉर्व करेगा, वो उसका स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा, किसका, कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा। फॉर एग्जांपल यदि मैं नॉर्मल मीथेन की बात करूंगी तो क्या है, सारे के सारे कौन से बॉन्ड हैं, सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या होगा, सिग्मा के इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी स्टेट में जाना होगा, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए एनर्जी की क्या होगी, आपकी ज़्यादा ज़रूरत होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किस पे डिपेंड करता है, जैसे आपका कंपाउंड का स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक, अब आप जानते हैं E इक्वल टू होता है HC अपॉन लैम्डा, या E इज इन्वर्सली रिलेटेड टू क्या होता है आपका लैम्डा। ठीक है, और यदि हम जब लाइट की बात करते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये कहाँ से कहाँ तक कौन कौन सी रेंज होती है। फॉर एग्जांपल 200 टू जो 400 तक की रेंज होती है वो यूवी रेंज कहलाती है, 400 टू 760 नैनोमीटर जो कहलाता है वो क्या कहलाता है आपका विजिबल रेंज कहलाता है, और 760 से जो ऑनवर्ड होता है, या 800 भी ले लेते हैं इसको, उससे जो ऑनवर्ड हो जाता है वो क्या कहलाता है आपका इंफ्रारेड रीजन कहलाता है। ठीक है, तो चीज़ें कहाँ पर को विजिबल होती हैं, जो इस रेंज में आती है, कौन से रेंज में, आपका 400 टू 760 या 800 नैनोमीटर के बीच में जो आएंगी वो चीज़ें क्या होंगी, आपकी विजिबल होंगी। ठीक है, अब पहले एग्जाम्पल देखो, हम किसकी बात कर रहे हैं, मीथेन की। मीथेन में सारे कौन से बॉन्ड हैं आपके, सिग्मा बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन के लिए कहाँ से कहाँ तक चाहिए होगी एनर्जी, यहाँ से यहाँ तक, मतलब हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी। एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो लैम्डा क्या होगा, कम, एनर्जी ज़्यादा तो लैम्डा क्या होगा, कम। ठीक, तो कौन सी लाइट चाहिए, तो कौन से रीजन में पड़ेगा, लैम्डा कम मतलब हो गया वो पड़ता आपका यूवी रीजन में, कौन सी रीजन में, यूवी रीजन में। तो यूवी रीजन में पड़ने की वजह से वो नहीं दिखाई देता, जो मीथेन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, कलरलेस होता है। मीथेन जो गैस है वो कैसी होती है आपकी, कलरलेस होती है। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ सेकंड किसकी, इथेन की, जिसमें कौन कौन से बॉन्ड है, आपका सिग्मा भी दिख ही रहे होंगे आपको। ठीक, 5 सिग्मा और 1 क्या है आपका पाई, 1 तो क्या दिख रहा है पाई, और 5 क्या है आपका सिग्मा। तो कौन कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल है, सिग्मा टू जो हायर स्टेट में जाएगा, या पाई टू हायर स्टेट में जाएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है आप देखो, यदि हम पाई को माने तो पाई से यदि हायर में जाएगा तो एज कम्पेयर टू सिग्मा एनर्जी की थोड़ी कम ज़रूरत होगी, कम होगी ना। पाई को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पाई वाले क्या होते हैं, वीकली होता है, मतलब वीक बॉन्ड होता है ना पाई, इसलिए वाले इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ज़्यादा अच्छे से होता है, इसलिए सिग्मा को कंसिडर मत करो, सिर्फ किसको कर लेते हैं यहाँ पर को, पाई को कर लेते हैं। ठीक है, तो पाई से कहाँ जाना है, मतलब इस ऑर्बिटल से कहाँ जाना है आपका, इसमें जाना है। तो रिलेटिव यदि मिथेन के कंपैरिजन में देखा जाए तो एनर्जी की क्या ज़रूरत होगी, कम ज़रूरत होगी। ठीक, लेकिन फिर भी जो इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है वो फिर भी ज़्यादा है, तो वो किस रेंज में आता है, ये भी यूवी विजिबल रेंज में आता है, तो सॉरी यूवी रेंज में आता है, तो ये कंपाउंड भी कैसा होता है आपका, कलरलेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कंजुगेटेड सिस्टम। यह है आपका कंजुगेटेड, C डबल बॉन्ड C दिख रहा है ना कंजुगेटेड। जिस समय कंजुगेटेड सिस्टम होता है तो जो पाई ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी थोड़ी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक, ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ दीज पी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी पी ऑर्बिटल में क्या कर सकता है, जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये दिख रहा है, ओवरलैपिंग दिख रही है ना, ये अभी जो दिखाया था कार्बन कार्बन, तो इसका पी ऑर्बिटल, इसका पी ऑर्बिटल, इसका पी ऑर्बिटल, तो कंजुगेशन में होने की वजह से क्या हो सकता है आपका, ओवरलैपिंग हो जाती है पी ऑर्बिटल की, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो पाई है वो डीलोकलाइज, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ डीलोकलाइज हो सकता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा कंजुगेशन होगा उतना डीलोकलाइजेशन बढ़ेगा, तो जितना ज़्यादा कंजुगेशन होगा उतना ही इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, किसकी, डी ऑर्बिटल। जैसे माना सिर्फ 2 ही बॉन्ड का कंजुगेशन है, ठीक,
तो यहाँ पर है, तो यदि 4 का हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा, 6 का हो जाएगा तो यहाँ। तो जो डीलोकलाइज्ड पाई ऑर्बिटल है उसकी जो एनर्जी इंक्रीज होती है वो किस पे डिपेंड करती है, कंजुगेशन। तो कंजुगेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई ऑर्बिटल। जितना ज़्यादा कंजुगेशन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा आपका जो ये पाई ऑर्बिटल है उतनी ही कहाँ चले जाएंगे ऊपर, एनर्जी उनकी क्या हो जाती है आपकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक हो गया। तो अब एनर्जी यदि इंक्रीज हो गई तो देखो यहाँ से यहाँ जाने में अब एनर्जी और कम एनर्जी की ज़रूरत होगी। कम एनर्जी का मतलब कैसा हो जाएगा आपका, कम एनर्जी मतलब हाई लैम्डा। हाई लैम्डा मीन्स कौन सी रेंज में पड़ सकता है आपका, विजिबल रेंज में। फॉर एग्जांपल कैरोटीन की बात करते हैं। कैरोटीन एक क्या है आपका कैरोटेनॉइड है या टर्पिनॉइड की कैटेगरी में आता है। इसमें क्या होते हैं आपके 11 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक, तो जैसे तो हमने 3 ही कंजुगेटेड डबल बॉन्ड दिखाए, तो ऐसे कितने कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं, 11। तो 11 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होने की वजह से जो डीलोकलाइज्ड पाई ऑर्बिटल है वो क्या हो जाएगा, और ऊपर आ जाएगा। ठीक, तो और ऊपर आ जाएगा तो यहाँ तक पहुँचने में एनर्जी की ज़रूरत और कम हो जाएगी। तो किस रेंज में आ जाता है, ये विजिबल रेंज में आ जाता है। और जिसकी वजह से कैरोटीन आपने घर में देखा ही होगा, कैसे कलर की होते हैं आपके, रेड या ऑरेंज कलर के क्या होता है आपके कैरेट्स होते हैं। किसकी वजह से देखते हैं वो, कैरोटीन की वजह से आपका जो ऑरेंज कलर आता है या जो रेड कलर आता है वो कैरोटीन की वजह से आता है। तो बीटा कैरोटीन, समझ में आया। तो जितना ज़्यादा कंजुगेशन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा आपका पाई ऑर्बिटल ऊपर चला जाएगा, और जितना ज़्यादा पाई ऑर्बिटल ऊपर जाएगा एनर्जी गैप उतना कम हो जाएगा, और जितना कम एनर्जी गैप होगा लैम्डा उतना हाई हो जाएगा। और लैम्डा किस रेंज में आ जाएगा फिर आपका, विजिबल रेंज में, कंपाउंड हमें दिखाई देंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो ये बेंजीन है, इसमें कितने आपके 3 पाई बॉन्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ट्रांजिशन कौन सा होगा, सिर्फ पाई टू हायर लेवल में जाएगा, जहाँ भी जाएगा पाई टू पाई स्टार। ठीक है, तो क्या होगा आपका जो इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है वो क्या होती है आपकी हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये किस रेंज में आता है आपका, यूवी रेंज में आता है। और कंपाउंड कैसा होता है आपका, कलरलेस। ठीक, अब इसमें कौन सा ग्रुप अटैच हो गया आपका, NO2। NO2 क्या अभी हमने पहले पढ़ी थी ना ओटो विट की थ्योरी, तो NO2 क्या है आपका क्रोमोफोर है। ठीक है, तो NO2 की अटैचमेंट होने की वजह से कंजुगेशन बढ़ गया, बढ़ गया नहीं बढ़ गया, क्या हुआ आपका, ऐसा था, उन्होंने भी बात की थी कंजुगेशन की, तो एक कंजुगेशन बढ़ गया, दिख रहा है ना, इसमें नहीं, तो इसमें तो यही कंजुगेशन था।